बस अब मेरी भी एक बात सुन लीजिए, सिर्फ 1 मिनट। मेरी आवाज सुनते ही भाभी का चेहरा उतर गया। भाई के हाथ में रुकी हुई चॉपस्टिक वहीं थम गई। माँ जो अभी तक बुआ से बात कर रही थी मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी। मैंने पूरे हॉल पर एक नजर डाली और बोलना शुरू किया। पहला सवाल, 10 अगस्त को माँ ने 4 घरों के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स टेबल पर रखे थे, करीब 96 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी, और सब कुछ भाई के नाम कर दिया। मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। उस दिन यहाँ मौजूद किसी ने भी मेरे लिए एक शब्द तक कहा था। पूरा हॉल खामोश था। दूसरी बुआ ने नजरें झुका ली। चाचा के हाथ में पकड़ा गिलास हवा में ही रुका रह गया। दूसरा सवाल, भाभी ने कहा था कि मैं महीने के सिर्फ $5000 कमाता हूँ, इसलिए घर का हकदार नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे इंसान को जो मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए। मैंने सीधे उनकी तरफ देखा। उनका चेहरा लाल पड़ गया, होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। क्या यहाँ किसी को लगा था कि वो गलत थी? कोई जवाब नहीं आया। मैंने गहरी सांस ली। तीसरा सवाल, आज भाई का बिजनेस घाटे में चला गया। कर्ज चुकाने की नौबत आ गई। अब मेरे पीछे मुझे एहसान फरामोश कहा जा रहा है और आप सब एक एक करके मेरे पास आए। उसकी मदद कर दो। इतना बड़ा तमाशा मत बनाओ। लोग क्या कहेंगे? कमाल है, जब जायदाद बांटी जा रही थी तब मैं किसी का नहीं था, और आज जब पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैं अचानक छोटा भाई बन गया। आज के बाद मैं परिवार के किसी भी मामले में दखल नहीं दूंगा। माँ पापा की पूरी जिम्मेदारी भाई निभाएगा। यही फैसला उस दिन हुआ था। इतना कहकर मैं मुड़ा और बाहर निकल गया। पीछे से किसी ने मुझे नहीं रोका। बस होटल की लॉबी तक पहुंचते ही एक हल्की सी आवाज आई। माँ की चॉपस्टिक जमीन पर गिर चुकी थी, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। मैंने होटल का दरवाजा खोला। अक्टूबर की ठंडी हवा में ओस्मंथस फूलों की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। 28 साल से दिल में दबा हुआ बोझ जैसे थोड़ा हल्का हो गया, बस थोड़ा सा। मैंने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा। सामने सड़क थी और इस बार मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं था। अक्टूबर के आखिर तक हालात बदलने लगे। सबसे पहले भाभी बदल गई। शादी वाले दिन के बाद वो पूरे 15 दिन तक चुप रही, लेकिन मैं जानता था ये उनकी फितरत नहीं थी। वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। और फिर उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। कभी कैप पहनकर, कभी मास्क लगाकर। शायद उन्हें लगा मैं पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन उनके नकली ब्रांड वाले बैग पर लटका वही फुल्फी बॉल की चेन उन्हें छिपने नहीं दे रहा था। मैंने अनजान बनने का नाटक किया और आराम से अपनी सोसाइटी के अंदर चला गया। वो करीब 20 मिनट बाहर खड़ी रही, फिर चुपचाप लौट गई। इस बीच डोंगहू नंबर 1 वाला मेरा नया फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब वेस्ट साइड वाला घर बेचने का समय आ गया था। मैं एजेंट से मिला। हाय, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। उसने जल्दी से प्रोसेस शुरू कर दिया। बाकी लोगों के घर नुकसान में भी नहीं बिक रहे थे, लेकिन मेरा घर न सिर्फ अच्छे दाम में बिका, बल्कि मुझे उम्मीद से भी कई लाख ज्यादा मिल गए। कभी कभी लगता था उस परिवार से दूर होने के बाद मेरी किस्मत भी बदल गई थी।